गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्या है सेशन, किस रिगार्डिंग आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कुछ टाइम पहले इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनेशन सेक्शन में एक आर्टिकल आई हुई थी जहाँ पे बताया गया था कि क्यों इंडिया को पर कैपिटा जीडीपी पे कंसंट्रेट करना चाहिए इन ऑर्डर टू बी अ डेवलप्ड नेशन। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य है विकसित भारत बनने का 2047। तो उसी को लेके एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आई थी। मैंने पहले भी बोला था आपको कि आप द हिंदू पढ़ते हो, बहुत बढ़िया बात है, पर अगर आपको टाइम मिलता है तो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनेशन सेक्शन में जाना और वहाँ पे एक दो आर्टिकल्स मुश्किल से आई रहती हैं, उसको एक बार बस पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं, अगर वैसी आर्टिकल कोई भी आती है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। बट द हिंदू मत छोड़ना, उसको पढ़ना। या तो आप हिंदू पढ़ो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, न्यूज़पेपर नहीं छोड़ना है। अगर आपको कोई कहता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आइए या फिर ये वाला बुक पढ़िए, आपका सारा करंट अफेयर हो जाएगा, मत जाइएगा उनके बातों पे। न्यूज़पेपर जो है वो सिविल सर्विस एस्पिरेंट की लाइफलाइन होना चाहिए। रोज खाना खाते हो, बिल्कुल खाते हो। रोज पानी पीते हो, बिल्कुल पीते हो। उसी तरह से न्यूज़पेपर भी होना चाहिए, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है। ओके, रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई और आपको ऐसे में भी वो काम देगा। क्या? न्यूज़पेपर। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। मैंने बताया इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनेशन सेक्शन में एक आर्टिकल आई थी जिसमें बताया गया था कि एग्रीगेट जीडीपी तो कंसंट्रेट करनी ही चाहिए, पर कैपिटा जीडीपी पे भी इंडिया को फोकस करना चाहिए। इतना जीडीपी कर रहे हैं तो उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, मुझे पता है कि आपको इसका आंसर पता है, बहुत ही बेसिक है। बताइए, दो स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ओके, बताइए। जीडीपी जानते हो ना क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी हाँ, जब कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्राइवेट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये देता है आपको क्या? आपका जीडीपी। बिल्कुल देता है। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जीडीपी के कैलकुलेशन में, मतलब ये जब हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी के कैलकुलेशन में, हम जो फॉरेनर्स हमारे कंट्री में आके काम कर रहे हैं, पैसे जनरेट कर रहे हैं, उसको भी काउंट करते हैं। जीडीपी की गणना करते समय किसी देश में विदेशों द्वारा उत्पन्न आय को ध्यान में रखा जाता है। क्या ये बात सही है? मतलब फॉरेनर्स, दूसरे कंट्री के सिटीजन हमारे यहाँ आके अगर काम करते हैं और हमारी कंट्री में पैसे बना रहे हैं तो क्या हम जीडीपी में उसको काउंट करेंगे? बिल्कुल काउंट करेंगे। ये स्टेटमेंट सही है। फंसे थे क्या? बिल्कुल नहीं फंसे होंगे, आप तो बहुत समझदार हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के टाइम में अगर कोई इंडियन दूसरे कंट्री में जाके पैसे जनरेट कर रहा है तो क्या हम उसको काउंट करेंगे? नाम नहीं आ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक विद इन द टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी। हम इंडिया के टेरिटरी के अंदर जो भी पैसा जनरेट हो रहा है उसको जीडीपी में काउंट करेंगे। अगर कोई इंडियन दूसरे कंट्री में जाके पैसा जनरेट कर रहा है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये स्टेटमेंट तब सही होता अगर यहाँ पे जीडीपी की जगह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लिखा रहता, जीएनपी। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आपको आपका आंसर मिल गया? बिल्कुल मिल गया। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है तो हम कहेंगे ओनली वन। क्यों पढ़ा ये क्वेश्चन? तो आई हुई थी आर्टिकल, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल थी। अगर मिलता है, 3 अप्रैल की आर्टिकल थी, बहुत ही बढ़िया थी। अगर टाइम मिलता है तो निकाल के पढ़ लेना एक बार। मैं यहाँ पे वैसे समझा दे रही हूँ, बट पढ़ोगे तो आपको ही फायदा होगा, रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। बाकी उतनी ज़रूरत नहीं होगी, मैंने बहुत अच्छे से तोड़ तोड़ के लिखा है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बस एक बार समझ लो और जाके पीडीएफ में पढ़ लेना, उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या थी इस बात में, इस आर्टिकल में क्या बात है? तो उसमें बताया गया था कि क्यों इंडिया को अपने पर कैपिटा टारगेट पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए। जब मैंने पढ़ाया था जापान रिसेशन में जा रहा है तो उस टाइम में हमने कंपेयर किया था वर्ल्ड की 5 इकोनॉमी को, और हमने देखा था कि जो टॉप की 4 इकोनॉमी है वहाँ का जीडीपी बहुत बढ़िया था, पर कैपिटा इनकम भी बहुत बढ़िया था। ठीक है, हम 5th नंबर पे थे, हमारा जीडीपी सही था पर हमारा पर कैपिटा इनकम जो था वो सिंगल डिजिट में था, जबकि जो नंबर 10 पे भी था इकोनॉमी, उनका पर कैपिटा हमसे ज्यादा था। तो हमने कहा था कि हमारा एग्रीगेट जीडीपी तो बहुत बढ़िया है पर कैपिटा जीडीपी में हम बहुत पीछे हैं। तो अगर हमें डेवलप नेशन बनना है तो हमें अपने पर कैपिटा जीडीपी पे भी, पर कैपिटा इनकम पे भी ध्यान देना चाहिए। इसी आर्टिकल पे रखा है और इस आर्टिकल में बहुत ही सुंदर से इंडिया और चाइना को कंपेयर किया है। मीडिया वाले क्या करते हैं? इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं, पर हम यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, हम बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं, हम चाइना से कंपैरिजन करेंगे। हमारे एग्जामिनर हमें चाइना से कंपेयर करने के लिए बोलेंगे, पाकिस्तान से नहीं। तो यहाँ पे बताया गया कि इंडिया को ना अभी भी हम लो मिडिल इनकम की क्लासिफिकेशन में डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, और अगर चाइना से उसको कंपेयर किया जाए तो आप देखो कितना सही है।
कंपेयर करो हमारा और चाइना का, इसके चलते चाइना जो है वो अपर मिडिल इनकम में आ जाता है। और इंडिया का टारगेट है, इंडिया ने प्रोजेक्ट किया है कि बाय 2028 हमें विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है। किसे बनना है? हमें बनना है, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमें अपना जीडीपी बढ़ाना होगा, पर कैपिटा जीडीपी कितना बढ़ाना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसी आर्टिकल में दूसरे पैराग्राफ में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि चाइना ने कैसे तरक्की की। एक टाइम का बात था 1990s में, चाइना और इंडिया में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था जीडीपी में। देखो इंडिया और चाइना लगभग साथ साथ में थे, ठीक है, हमसे बस 1.2 टाइम्स ही आगे था चाइना। बट धीरे धीरे चाइना ने तरक्की का रास्ता पकड़ा और डेवलप करते गया, और आज के टाइम पे नंबर 2 पे है। कौन? चाइना। बिल्कुल, चाइना की पर कैपिटा जीडीपी जो थी वो $10,000 2019 में क्रॉस कर चुकी थी। और क्यों किया? क्योंकि इनका डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा था। जिस हिसाब से चाइना बढ़ रहा है, अभी इसकी इकोनॉमी की साइज कितनी है? $18 ट्रिलियन की है चाइना की इकोनॉमी की साइज। जिस रफ्तार से चाइना बढ़ रहा है ना, अगर वो उसी रफ्तार से बढ़ता है तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मिड 2030 आते आते ये यूएस को भी पछाड़ देगा और बन जाएगा वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी। समझ में आई बात? बिल्कुल। तो अभी यूएस का जो इकोनॉमी का साइज है वो 25.4 ट्रिलियन का है, उसके कंपैरिजन में चाइना ज़्यादा पीछे नहीं है, और जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है ये यूएस को भी पीछे छोड़ देगा, ऐसा इस आर्टिकल ने कहा था। अब इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया का क्या कहना है कि हम 2028 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। अगर हम नॉमिनल जीडीपी देखें तो इंडिया का नॉमिनल जीडीपी 2022 में 3.4 ट्रिलियन था। नॉमिनल जीडीपी मतलब वहाँ पे हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रियल जीडीपी क्या होता है? जहां पे हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे हैं। मैंने अगर कोई भी ऐसा कीवर्ड आया है, मुझे पता है आप लोगों को पता है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, बट कभी कभी कंफ्यूज कर जाते होगे आप, इसीलिए आपके लिए यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करके रख दिया है बहुत ही लेमन टर्म में कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो नॉमिनल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते हैं, हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं नॉमिनल जीडीपी में। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी है वो 3.4 ट्रिलियन था 2022 में, और हमें क्या बनना है 2028 तक थर्ड लार्जेस्ट। तो बताया जा रहा है कि देखो जापान और जर्मनी का नॉमिनल जीडीपी 4.3 और 4.1 ट्रिलियन है, और हमारा कितना है? 3.4 है। हमें इनको पछाड़ना है, तो उस हिसाब से हमें 6% पर एनम का ग्रोथ रखना होगा, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। और हमें 6% का करना पड़ेगा, और अगर ये जो दो इकोनॉमी है जापान और जर्मनी की, ये अगर 2% की ग्रोथ रखते हैं ना, तब जो हमारा टारगेट है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, अगर हम 6% से ग्रो करते हैं और ये 2% से ग्रो करते हैं तभी बन पाएंगे। मतलब हमें बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। उसके अलावा कहा जा रहा है, इस आर्टिकल का जो मेन पॉइंट था, मेन हेड टॉपिक था कि क्यों इंडिया को फोकस करना चाहिए पर कैपिटा जीडीपी पे। एग्रीगेट जीडीपी मैटर करता है, अगर हमारा एग्रीगेट जीडीपी अच्छा है तभी तो हम अभी कहते हैं बहुत ही प्राउडली कि हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये जियोपॉलिटिकल वेटेज प्रोवाइड करता है एग्रीगेट जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी जो है ना हमारे लिए क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बहुत ही मैसिव पॉपुलेशन है, हमारा पॉपुलेशन का साइज बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। और जो जीडीपी जो होता है उसको हम जब काउंट करते हैं, जब दर्शाते हैं, तो 2 लेवल पे दर्शाते हैं, एक तो पॉपुलेशन के लेवल पे और एक पर कैपिटा के लेवल पे। और अगर हम जब पर कैपिटा के लेवल पे दर्शाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये बताता है कि वो पॉपुलेशन का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अगर पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी कम है तो हम कह सकते हैं ना कि पॉपुलेशन उतनी तरक्की नहीं कर रही है। एग्रीगेट जीडीपी बहुत बढ़िया है और पर कैपिटा जीडीपी उतनी अच्छी है नहीं, तो ये इनकम गैप भी दिखा रहा है। क्या इनकम गैप होना हमारे किसी भी इकोनॉमी के लिए बढ़िया है? नहीं है। तो वही बात कह रहा है कि जो जीडीपी है वो कंप्राइज करता है 2, एक तो पॉपुलेशन के बेसिस पे और एक पर कैपिटा के बेसिस पे। पॉपुलेशन के बेसिस पे जो होता है वो लिविंग स्टैंडर्ड दर्शाता है, ठीक है। चाइना का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो देखो कितना बढ़ा, ठीक है, बहुत ही अच्छा से बढ़ा 1990 से 2022 तक। और इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी बहुत ही कम है चाइना से, तो इंक्रीज करना होगा, ध्यान देना होगा हमें पर कैपिटा जीडीपी पे। कैसे करेंगे हम? कैसे पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाएंगे अपने पॉपुलेशन का? जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा के, स्किल डेवलपमेंट करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके, इन सब चीज़ों से हम क्या करेंगे? पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज करवाएंगे अपने कंट्री का। और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर किसी कंट्री को कैटेगराइज करना है एज अ हाई इनकम कंट्री, तो वहाँ पे उनकी पर कैपिटा जो जीडीपी है, पर कैपिटा जो ये है उनका $13 होना चाहिए, 13,846 इतना पैसा उनके पास होना चाहिए, तभी जाके वो कंट्री कैटेगराइज होगी हाई इनकम कंट्री में, और
तभी हम बन पाएंगे 2047 तक डेवलप्ड कंट्री या फिर विकसित भारत। समझ में आ गई आर्टिकल? बहुत ही लेमन टाइम में समझाया है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर टाइम मिलता है तो पढ़ लेना, नहीं मिलता है कोई बात नहीं। जो चीज़ वहाँ लिखा था उसी को तोड़ मरोड़ के नहीं, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे लिखा है। मेहनत लगता है तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। किस रिगार्डिंग एल नीनो, बहुत बार पढ़ाया है मुझे पता है। ला नीना मैंने बहुत बार पढ़ाया है, मुझे ये भी पता है। किस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन है आपके? तो जिम्बाब्वे की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है एल नीनो ड्राउट को एज अ नेशनल डिजास्टर। जिम्बाब्वे अभी ड्राउट की स्थिति में है और जिम्बाब्वे एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन मेनली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से होता है, क्योंकि एल नीनो का टाइम चल रहा है, बारिश कम हो रही है तो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है वो काम नहीं हो रही है, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी का भी जनरेशन नहीं हो रहा है। तो जिम्बाब्वे की इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा घाटा का सामना करना पड़ रहा है और जिम्बाब्वे ने एल नीनो ड्राउट को एज अ नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है। तो वन डे एग्जाम में और अगर क्वेश्चन ऐसे करंट अफेयर से उठा के पूछता है तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि हाल ही के किस गवर्नमेंट ने एल नीनो ड्राउट को नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है? तो जिम्बाब्वे के अलावा जाम्बिया और मलावी, ये दोनों कंट्री ने भी सेम डिक्लेरेशन पास आउट किया है। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब थोड़ा सा टेक्निकलिटी बढ़ाते हैं और समझते हैं एल नीनो और ला नीना क्या होता है। एल नीनो का आपको एल नीनो के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दे रखा है। ये चारों स्टेटमेंट आंसर सही कर दोगे तो आपका एल नीनो का कंसेप्ट एकदम सही में क्लियर है। मैंने बहुत बार पढ़ाया है, मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही बताओगे। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही, कौन सा स्टेटमेंट गलत रिगार्डिंग एल नीनो। क्या एल नीनो का मतलब लिटिल बॉय होता है? पढ़ाया है, जी हाँ बिल्कुल होता है। फिर क्या एल नीनो ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट वाटर्स अलोंग द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर और पेरू होता है? भूल गए? कोई नहीं, फिर से पढ़ा देंगे। चलो, तो क्या होता है एल नीनो और ला नीना? दोनों ही अपोजिंग क्लाइमेटिक ट्रेंड है। दोनों को अगर हम एक साथ एक साइकिल में कहें तो हम उसको एल नीनो साउदर्न एसोसिएशन, जिसको एनसो ये भी कहते हैं। शॉर्ट नोट्स में पीपीएससी वाले पूछ लेंगे, उन लोगों ने पूछ रखा है एल नीनो को रिगार्डिंग, तो ये भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल समझना है अच्छे से क्या होता है एल नीनो और ला नीना। सो ट्रेड की विंड की डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वार्म वाटर है वो नीचे से ऊपर आती है और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के साइड में जाके एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है, ट्रेड की विंड के डायरेक्शन के साथ में। जिससे क्या होता है जब वार्म वाटर नीचे से ऊपर आती है तो पेरुवियन कोस्ट, दैट इज ये वाला कोस्ट, तो वार्म वाटर जब नीचे से ऊपर आती है तो अपने साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी लेके आती है, जिसके चलते क्या होता है न्यूट्रिएंट ऊपर आता है, फाइटोप्लैंक्टन ऊपर आता है, तो फिशेस भी ऊपर आती हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे एक मेजर फिशिंग जोन क्रिएट हो जाता है पेरुवियन कोस्ट के टाइप में। और यहाँ पे क्या होता है वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन होता है। आपको पता है वार्म वाटर एक्यूमुलेशन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर जोन एंड दिस लो प्रेशर जोन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ कंडेंसेशन, जिसके चलते बारिश होती है। मैंने पहले भी बताया था, जिसको कहते हैं क्या, ला नीना। अगर कंफ्यूज कर जाओगे तो बिल्कुल याद रखना, ला 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 बारिश हो रही है, खुश होते हैं तो लड़कियां कहती है ना ला 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 ला, ऐसे गाना बनता है। तो बहुत कुछ पढ़ना है, कैसे भी कोरिलेट करके बस याद रखना इंपॉर्टेंट है। ला 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 बारिश हो रही है, बस ये याद रह गया ना कि अच्छा ला नीना में हमारे यहाँ बारिश होती है, उसके बाद सारा खुद अपने आप हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं आएगी। ला 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 बारिश हो रही है, बारिश क्यों हो रही है? क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। और लो प्रेशर जोन क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन हो रहा है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के साइड में। ये था ला नीना नॉर्मल जिंदगी। अब क्या होता है, ये जो ट्रेड विंड है ये वीक हो जाती है, और जो ट्रेड विंड जब वीक हो जाती है तो वार्म वाटर के एक्यूमुलेशन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे ना होकर के पेरुवियन कोस्ट पे वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगता है। और यहाँ पे अगर कोल्ड वाटर का डिक्लेमेशन होगा तो हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, जिसके चलते इधर ड्राउट लाइक कंडीशन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं एल नीनो, ठीक है। तो ड्राउट लाइक कंडीशन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, इंडिया में, अफ्रीका के कंटिनेंट में हमें दिखने को मिल जाता है। कब? एल नीनो के टाइम में। समझ में आया बात? बिल्कुल समझ में आया होगा। और यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तो ड्राउट लाइक कंडीशन हो गई, बट यहाँ पे तो वार्म वाटर करंट है, इसके चलते क्या होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। लो प्रेशर जोन क्रिएशन लेड टू द कंडेंसेशन, और फिर यहाँ पे बारिश होगी। बट ये भी खुश नहीं है। एक तो पहले कम से कम ला नीना के टाइम में इनकी फिशिंग इंडस्ट्री बूम कर रही थी, अच्छी फिशिंग, अच्छी खासी मछलियां ये पकड़ रहे थे। लेकिन अभी ला नीना के टाइम में, एल नीनो के टाइम में क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर जो करंट है वो वार्म वाटर है, बारिश हो रही है, तो इनके लिए बहुत कैटास्ट्रॉफिक होता है, बहुत ही ज्यादा फ्लड आ जाता है। तो एल नीनो ना इनके लिए अच्छा है ना इनके लिए अच्छा है, ला नीना दोनों के लिए ही बढ़िया है। बिल्कुल समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे।
तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट तो समझ में आ गया, एल नीनो को हम कहते हैं छोटा लड़का, ठीक है, चलो सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन सरफेस वाटर अलोंग द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर और पेरू। एल नीनो में ऐसा होता है, मैंने बताया था। ला नीना में क्या होता है, बारिश होती है। बारिश क्यों होती है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन क्यों होता है, क्योंकि लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। लो प्रेशर क्यों होता है, वार्म करंट रहती है, किसमें, ला नीना में। बट एल नीनो में उल्टा हो जाता है। एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो में आपका यहाँ पे ड्राउट लाइक कंडीशन होता है। यहाँ पे ड्राउट लाइक कंडीशन क्यों होता है, क्योंकि कोल्ड वाटर का एक्यूमुलेशन होता है। अगर यहाँ पे कोल्ड वाटर का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो यहाँ पे वार्म वाटर का होगा। वही बात कह रहा है यहाँ पे कि वार्म वाटर जो है वहां पे एक्यूमुलेट होता है एल नीनो के टाइम में ऑन द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर और पेरू। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहा है कि एल नीनो ऑस्ट्रेलिया में सूखे का कारण बनता है, बिल्कुल बनता है। अभी बताया था ला नीना में बारिश होती है, तो अच्छी बात है। पर एल नीनो में ड्राउट लाइक सिचुएशन आ जाता है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे, ये भी बात बिल्कुल सही है। लास्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि एल नीनो के समय व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती है, ट्रेड विंड वीकेंड हो जाता है। पहले ही बताया था, ला नीना में ट्रेड विंड इस डायरेक्शन में चल रहा था जो कि एल नीनो के टाइम में वीक कर जाती है, बिल्कुल सही बात है। और गर्म पानी समुद्र के पूर्व की ओर चला जाता है। वार्म वाटर मूव टुवर्ड द ईस्ट ऑफ द ओशन दैट इज अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ पेरू एंड इक्वाडोर। बात सही है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट सही, आपका आंसर मिल गया। जी हाँ, ऊपर के सारे ही कथन सही है। ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। हो गया। क्यों पढ़ा हमने, तो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया है एल नीनो एज नेशनल डिजास्टर। इनको बहुत ही घाटा हो रहा है, इसकी कंट्री को $2 बिलियन चाहिए क्योंकि वहां पे बहुत ही हंगर का सिचुएशन क्रिएटेड है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में बहुत ही कम बारिश हो रही है और वर्स्ट लाइक सिचुएशन है। कहीं ना कहीं इसका रीजन एल नीनो का ही है, कहीं ना कहीं क्या एल नीनो के चलते कहीं हो ही रहा है। और क्या होता है एल नीनो, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने अच्छे से समझा दिया। एल नीनो और ला नीना ग्लोबल इफेक्ट दिखाता है वेदर पे, वाइल्ड फायर पे, इकोसिस्टम पे। चलो थर्ड क्वेश्चन, अफर ट्रायंगल। स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैं कोशिश करती हूँ कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो ताकि कंसेप्ट भी क्लियर होता रहे, और अगर क्वेश्चन टफ साइड पे आता है तो वो आपका बन जाए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद या 4 के बाद थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो रट्टो मार होता है, उसको हम रिवीजन करवा देते हैं। अब मुझे पता है ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस थे, भूलोगे नहीं, थोड़ा टाइम टू टाइम का रिवीजन पड़ता है जरूर, मैं जानती हूँ। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो नेक्स्ट डे भूल जाओगे तो मैं नेक्स्ट डे हूँ यहाँ पे रिवीजन करवा दूंगी, टेंशन नहीं लेना। अब वो ट्रायंगल अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया है, ये किससे एसोसिएटेड है, हाल ही में समाचारों में देखा गया अफार ट्रायंगल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। अफार ट्रायंगल बताइए। सारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने हर एक स्टेटमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। कल ही पढ़ाया था ताइवान को लेके, वहां पे भूकंप आया है। क्यों? क्योंकि फिलीपींस, यूरेशियन और सुंडा का टेक्टोनिक प्लेट जो है वो कन्वर्ज हुआ था, वहां पे मूवमेंट होता रहता है। अच्छे से पढ़ाया था मैंने, कहा ताइवान का अर्थक्वेक, हर एक एंगल, रिंग ऑफ फायर वगैरह हर एक एंगल समझाया था, तो ये तो मैंने कल पढ़ा दिया था। गुल्फ ऑफ टॉन्किन को भी लेके पढ़ाया था कि ये चाइना और वियतनाम के बीच में है। क्या? गुल्फ ऑफ टॉन्किन। और जिब्राल्टर स्टेट के बारे में बताया था कि यूरोशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट आपस में कहीं ना कहीं उनमें मूवमेंट देखी जा रही है और एक सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा है जो पहले इनएक्टिव हुआ करता था वो अब एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते पोटेंशियली ये कहा जा रहा है कि अटलांटिक ओशन जो है हो सकता है वो श्रिंक कर जाए। बहुत अच्छे से समझा था। तो अब क्या बच गया? जी हाँ, ये है ग्रेट रिफ्ट वैली इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का जो हॉर्न है दैट इज दिस पार्ट, ठीक है। सीड्स ऐसे ही पढ़ते हो ना? हाँ। कौन कौन सा आता है? सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरित्रिया। तो यहीं पे आपका आता है अफार ट्रायंगल बनता है। क्यों है न्यूज में? तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेटें, बहुत सारी नहीं, 3 मेजर प्लेटें हैं, नूबियन प्लेट, सोमाली और अरेबियन प्लेट, और ये कन्वर्ज होते हुए दिख रही है, ठीक है। मैंने क्या क्या कहा? नूबियन प्लेट जो ये रहा, फिर अरेबियन प्लेट जो ये रहा, और एक सोमाली प्लेट जो ये रहा। तो इन तीनों प्लेट के कन्वर्जेंस के चलते ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, देखा जा रहा है पोटेंशियली कि 5 से 10 मिलियन ईयर्स में एक नए ओशन का जन्म हो इस एरिया में। कहाँ पे? अफार ट्रायंगल पे। कहाँ पे आता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे आता है। और ये जो अफार ट्रायंगल है पैलियोंटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ही पुराने टाइम का फॉसिल्स भी पाया गया है, ठीक है। किसका? होमिनिन्स का। चलो ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो 2005 में एक रिफ्ट ओपन हो गई थी। रिफ्ट क्या होता है?
अर्थ का क्रस्ट सेपरेट हो जाता है, आप देखते होंगे एक से खाई जैसी बन जाती है, तो वही रिफ्ट वहां पे बना था जिसको ईस्ट रिफ्ट वैली भी कहते हैं। कहाँ पे बना था? इथोपियन के डिजर्ट पे बना था, जिसके चलते क्या हुआ था, जो अफ्रीका का कंटिनेंट है टेक्टोनिक लेवल पे सेपरेशन हो गया था। क्या होता है रिफ्ट? लार्ज क्रैक और ओपनिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉज्ड बाय टेक्टोनिक फोर्सेस। ठीक है, इस तरह का रिफ्ट वहां पे कहाँ पे ओपन हुआ था? इथोपिया में ऑपरेट हुआ था। और क्यों मतलब रीजन क्या बताया गया था? तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इस तरह के रिफ्ट के एक्सपेंशन पे, बट माना जाता है कि सबसे की फैक्टर क्या था? मैसिव प्लम ऑफ सुपर हीटेड रॉक। ठीक है, अंदर से रॉक जो है वो हीट हो रही थी, ऊपर आ रही थी, जिसके चलते एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जिसके चलते जो अर्थ का क्रस्ट है इथोपिया के डिजर्ट में वो सेपरेट हो रहा था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आ गया होगा। वो जो प्लूम है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, जिसके चलते क्या कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो रिफ्ट का एक्सपेंशन है ये लीड कर सकता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशन, जिसका नामकरण भी कर दिया गया है एलोवोर्टिड अटलांटिक रिफ्ट। टेंटेटिव नाम है क्या? एलोवोर्टिड अटलांटिक रिफ्ट। ठीक है, चलो हो गया। और इस रिफ्ट में पानी आ जाएगा। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई होगी। बहुत ही कंसेप्चुअल था, बहुत तोड़ तोड़ के समझा है। अगर थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लग रहा है तो इसीलिए लग रहा है क्योंकि अगर बहुत आराम आराम से समझाएंगे तो 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी और आप ऐसे ही देख के छोड़ दोगे कि अरे यार एक दिन के लिए 1-1.5 घंटा कौन देता है। इसलिए थोड़ा स्पीड फास्ट है। अगर फास्ट लग रहा है तो स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लो और थोड़ा टाइम दो। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी के लिए समझा रही हूँ, बट हो जाएगा। नहीं होगा तो बता देना, मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, पक्का समझा दूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल है। सो ये सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी को स्टैब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पे है ये? मैं सीधे सीधे ये भी पूछ सकती थी कि असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में देखा गया है, वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फैंसी करना था इसलिए टिश्यू कल्चर लैबोरेटरी लिख दिया और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो असोल भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, यहाँ पे एक टिश्यू कल्चर का प्रयोगशाला स्थापित किया जा रहा है। ये कौन से राज्य में है? जी हाँ, ये दिल्ली में है। क्या? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे टिश्यू कल्चर का लैबोरेटरी ओपन हो रहा है। ठीक है, क्या होता है टिश्यू कल्चर ये भी समझेंगे और क्यों कर रहे हैं ये भी समझेंगे। सो सुनो, ये है मदर प्लांट, नॉर्मल प्लांट। ठीक है, मान लो कोई ये ऐसी प्लांट है जो इंडेंजर्ड है, जो थ्रेटेंड है, बहुत ही रेयर है, नेटिव है, हमें इसके जीन को बचाना है, इस प्लांट को बचाना है, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, हम उन प्लांट में से कोई एक पार्ट निकालेंगे, एक्सप्लांट कट करेंगे मदर प्लांट से, जिसका हमको प्रोजेनी चाहिए, जिसको हमको बचाना है, या फिर कोई भी रीजन से उसका हम कोई भी एक पार्ट जो जनरेट हो रहा है उसको कट करेंगे, जो रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है। ठीक है, तो उसको कट करके हम उसको एक मीडियम में रखेंगे, अगर की मीडियम पे रखेंगे और उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा क्या होगा, जब उसको वहां पे रख देंगे ना तो शूट का जनरेशन होने लग जाएगा। ठीक है, शूट मतलब, ठीक है, और फिर रूट का जनरेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब देखेंगे कि पौधा बन गया तो फिर प्लांटलेट को नर्सरी में रखेंगे, नर्सरी के बेड में रखेंगे और फिर वापस से वो बन जाएगा मदर प्लांट। समझ में? इसी को कहते हैं टिश्यू कल्चर। और रेयर नेटिव ट्रीज और जो थ्रेटन ट्रीज है, थ्रेटन प्लांट है, उसके सैपलिंग को जनरेट करने के लिए इस तरह का लैबोरेटरी बन रहा है। कहाँ? असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि दिल्ली में है, वहां पे। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। चलो ठीक है, तमिलनाडु को लेके हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताओ। हमने एक पढ़ा था कंबम वैली के बारे में जाना था। कहाँ है? तमिलनाडु है। वो काले रंग के अंगूर खाइए, पनीर थ्रिटचई कहते हैं उसको, काली रंग की। 80% जो पनीर थ्रिटचई जो काली वाली अंगूर आती है, बड़ी सी आती है, हाँ, वो यहाँ से आती है, कंबम वैली, जो है तमिलनाडु में। फिर त्रिपुरा को लेके एक टाइम पहले हमने पढ़ा था, यहाँ पे है सेपाही झाला नेशनल पार्क। कहाँ है? त्रिपुरा में। क्यों पढ़ा था? क्योंकि यहाँ पे ट्री लांग्स मतलब एनिमल्स का ट्रांसलोकेशन हुआ था ताकि उनकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। तेलंगाना को लेके हमने कल भी पढ़ा था कवल नेशनल पार्क, टीक वुड की यहाँ पे स्मगलिंग हो रही थी। उसके अलावा हमने फॉरेस्ट फायर को लेके पढ़ा था इत्रुनगरम टाइगर रिजर्व। कहाँ? तेलंगाना में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी फैक्चुअल है। किस स्टेट की पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में सेलिब्रेट किया था 25th ईयर ऑफ लॉन्च ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट पोस्टेड स्टैम्प कॉपर टिकट? 1774 की बात है। ये दुनिया का सबसे पहला पोस्टेज स्टैम्प, जिसको कॉपर टिकट कह रहे हैं, ठीक है, वो लॉन्च हुआ था। 250 साल हो गया, 1774 से 2004, 250 साल, 2024 250 साल हो गया। तो इस 250 साल को सेलिब्रेट करने के लिए कौन सा, मतलब कहाँ पे ये हुआ था?
बाबू मैंने ना ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है, ये होगा बिहार, हमारे बिहार में, बताओ, रिवीजन कराने के चक्कर में बिहार में दिया था, ठीक है। चलो तो चलो एक्सप्लेनेशन में था ही, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉपर टिकट अजीमाबाद जो पहले पटना था, वहां पे 1774 में लॉन्च हुआ था दुनिया का पहला कॉपर टिकट इसी जगह से, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है बिहार सर्कल के अनिल कुमार, उन्होंने कहा है कि हम 250 साल बनाएंगे इसके लॉन्च का। क्या कॉपर टिकट का? किसने कहा? बिहार ने कहा। चलो मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा है क्योंकि इसमें बस स्ट्रिक्टली यही पूछा जा रहा है कि यूथ आइकन किसको बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, बताइए। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसको यूथ आइकन सेलिब्रेट किया है? क्यों? आगामी लोकसभा चुनावों में युवा को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसे नियुक्त किया गया है ताकि वोटर आउटकम बढ़े। मैंने पहले भी कहा है और कल भी कहा था और हमेशा कहते रहूंगी कि वोट देना है, ठीक है। बहुत पैसे भर भर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खर्च करते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। इसी तरह का हमने पढ़ा था मिशन 414, ये कैंपेन था जो चलाया गया था हिमाचल प्रदेश में, किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्योंकि वहां पे वोटर टर्नआउट बहुत कम हो रही थी। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो कौन सा मिशन चलाया गया था? मिशन 414। इसी तरह का एक और मिशन कैंपेन चलाया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्या नाम था? मेरा पहला वोट देश के नाम। तो मैंने बोला बहुत सारे कैंपेन करता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि बहुत सारे पैसे खर्च करता है ताकि वोटर टर्नआउट बढ़े। और आप घर में बैठ के कह रहे हो कौन वोट देने जाए? गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो, बिल्कुल वोट देना है। तो बताइए कौन है यूथ आइकन? बताइए यूथ आइकन कौन है? जी हाँ, ये है आयुष्मान खुराना, ठीक है। कौन है? आयुष्मान खुराना। तो इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी अपॉइंट किया है टू अर्ज द यंगस्टर्स टू वोट इन अपकमिंग लोकसभा। चलो ठीक है। कल ही पढ़ा था इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड किनको मिला था? मिरल चंद्रा को। ITU में इंडिया का डेलीगेशन को किसने लीड किया था? नीरज मित्तल, बहुत बार पढ़ाया है। और देवेंद्र झाझरिया जी जैवलिन थ्रोअर हैं और बने हैं प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी के। चलो ये ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अगर इसका फुल फॉर्म बता दूंगी तो बता दोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कीम, बताइए, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम किसकी है? हेल्थ आ रही है ऑब्वियसली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की थी, इसलिए फुल फॉर्म नहीं दिया था। तो ये जो माई SGHS ऐप है ये हाल ही में लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। क्या है ये? तो ये जो है एम करेगा इम्प्रूव एक्सेस देगा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को जो भी बेनिफिशियरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ स्कीम को लेके। इस ऐप में आप बहुत सारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं, लाइक अपॉइंटमेंट का बुक करना, लैब रिपोर्ट्स का एक्सेस लेना, मेडिकल रिइंबर्समेंट आपका स्टेटस चेक करना। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसका फायदा उठाने के लिए iOS डिवाइस के लिए लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। क्या? माई SGHC ऐप। आपको एग्जाम में घुमाएंगे तो थोड़ा सा नाम इधर उधर कर देंगे, SGHC की जगह HS की जगह SH, मतलब अल्फाबेट इधर उधर कर देंगे, डी-नंबरिंग कर देंगे, नाम थोड़ा सा ऐसे वैसा कर देंगे। तो आपको याद रखना है ऐप का नाम और मिनिस्ट्री अपने आप याद हो जाएगी। चलो ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, PM सूरज क्या था? क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी अंडर PM सूरज नोडल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की हाल ही में एक स्कीम आई थी, मतलब एक आया था ऑर्डर जिसमें बात किया गया था कि एलिफेंट के ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्ट को लेके नए नियम लाए गए थे ताकि उनका कन्वीनियंटली एलिफेंट का ट्रांसलोकेशन और रिलोकेशन हो सके। क्या? किसने लाया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने। और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर ने लाया था रीवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंस स्कीम। क्या बात करता है ये स्कीम? ये बात करता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में जो दवा प्रोड्यूस करते हैं उनको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ताकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की मेडिसिन बना सके। इस तरह की स्कीम क्यों लाई? क्योंकि आपने सुना होगा लास्ट ईयर गैम्बिया वगैरह में इंडिया का बना हुआ कफ सिरप पी के बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा US ने भी बहुत बार कहा है कि जो इंडिया की मेडिसिन है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की नहीं होती है। तो इन सब चीज के एलिगेशन को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर ने ये स्कीम निकाली। क्या? रीवैम्प फार्मास्यूटिकल अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंस स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बिल्कुल याद रखना है। चलो
प्रत्युष टेलीस्कोप हाल ही में बनी है, किसने बनाई है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु, किसके एक्टिव कोलैबोरेशन के साथ मिलकर बनाया है? प्रत्युष टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को फार साइड ऑफ द मून में रखा जाएगा। क्यों फार साइड ऑफ द मून में रखा जाएगा? तो आपने पढ़ा होगा जो मून होता है उसका एक जो साइड होता है वही हमें दिखता है, और टाइडल लॉक के चलते, टाइडल लॉक मतलब अर्थ का जो ग्रेविटी होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते क्या होता है, मून है वो उसी फेस पे अर्थ को देखता है और वो रोटेट नहीं कर पाता क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसको टाइडल लॉक कहते हैं। तो मून इस तरह से रोटेट करता है जिसके चलते हम उसकी जो फार साइड है उसको नहीं देख पाते हैं, और जो फार साइड है वो बहुत ही ज्यादा शांत रहता है, काम रहता है। जो साइड हमें दिख रहा होता है वहां पे अर्थ से बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी तरंगे जाती हैं, जिसके चलते अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं यूनिवर्स के एक्सप्लोरेशन के चलते तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी अर्थ का बहुत सारा डिस्टर्बिंग एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट हो जाता है। लेकिन फार साइड ऑफ द जो मून होता है वो शांत होता है, काम होता है, और अगर हमें अर्थ का, यूनिवर्स का बहुत सारी बातें जाननी है, डिस्कवरी करना, एक्सप्लोरेशन करना है, तो वहां पे जाके फार साइड ऑफ द मून को जाके कर सकते हैं। तो इसी काम के लिए प्रत्युष टेलीस्कोप रखा गया है फार साइड ऑफ द मून के द्वारा, जिसको बनाया, मतलब फार साइड ऑफ द मून पे रखेंगे प्रत्युष टेलीस्कोप, जिसको बनाया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु ने। किसके कोलैबोरेशन से? बताओ। ये बनाया है इसरो के कोलैबोरेशन से, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फुल फॉर्म है प्रोबिंग रीआयोनाइजेशन ऑफ यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन इज अ रेडियो टेलीस्कोप टू बी साइटेड ऑन द मून्स फार साइड। किसने बनाया? इसरो ने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बेंगलुरु के साथ मिलकर बनाया है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलो ठीक है, कल ही पढ़ा था डिसीजन सिस्टम, एयर पोल्यूशन के लिए डिस्कशन। डिसीजन सिस्टम किसने बनाया था? IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे में जो स्थित है, उसने बनाया था दिल्ली के एयर पोल्यूशन के जांच के लिए कि कहाँ से सोर्स क्या है एयर पोल्यूशन का, क्या क्या पोल्यूटेंट कैरी कर रही है। किसने? IITM पुणे ने। DRD को लेके हमने पढ़ा था दुर्गा 2 एक लेजर वेपन है, जिसने बनाया था? DRDO ने बनाया था। और उसके अलावा हमने पढ़ा था वेरी शॉर्ट वी शोदाज, ये एक मैनपैड है। क्या था ये? तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, पोर्टेबल होता है और पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, और इंसान एक जगह से दूसरी जगह आराम से इसको कैरी कर सकता है, ठीक है। दुर्गा 2 क्या था? लेजर वेपन था। उसके अलावा IISc बैंगलोर को लेके हमने पढ़ा था कि IISc बैंगलोर ने जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ मिलकर क्या बनाया है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ डैम। किसने बनाया? IISc बैंगलोर ने जल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बनाया है। चलो, साउथ एशिया रीजनल अपडेट जॉब्स फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट, ये हाल ही में किसने रिलीज किया है? साउथ एशिया रीजनल अपडेट जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट। रिपोर्ट वगैरह डायरेक्टली पूछ लिया जाता है किसने रिलीज किया था। हमने अभी तक बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ रखा है, टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते रहते हैं ताकि आप भूले नहीं। बताइए, ये जो रिपोर्ट आया है जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट, ये किसकी है? इस रिपोर्ट में बात की गई है कि साउथ एशिया में, मेनली इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। जो यहाँ के यूथ हैं उनके पास जॉब नहीं है, जो इकोनॉमी के लिए बढ़िया नहीं है। इंडिया जो है अपना डिविडेंड का फायदा नहीं उठा पा रहा है। इस रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई है। किसने की है ये रिपोर्ट रिलीज? ये क्या है? वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट किया है जारी, जिसमें बात की गई थी जॉबलेस ग्रोथ की, और कहा है कि साउथ एशिया रीजन इंक्लूडिंग इंडिया इज नॉट लेवरेजिंग, अपना जो भी उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका फायदा नहीं उठा रहा है, जिसके चलते जॉब क्रिएशन पीछे है। बट इन्होंने ये भी कहा कि ग्रोथ होगा 6 to 6.1% फॉर द ईयर ऑफ 2024 एंड 25 इन द रीजन। किसने कहा? वर्ल्ड बैंक ने कहा। कौन सी रिपोर्ट ने कहा? जॉब फॉर रेजिलियंस रिपोर्ट ने कहा। बिल्कुल नहीं रहना है, रिवीजन करेंगे जैसा अभी कर रहे हैं। अंकटैट की रिपोर्ट आई थी, बताइए क्या था? ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि GDP ग्लोबल लेवल पे 3% तक बरकरार रहेगा, और ये बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन रेट भी स्टेबल है। और चैलेंजेस भी बताया गया था। चैलेंजेस क्या थे? पॉलिटिकल इंप्लीकेशन लाइक इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन वॉर, फिर साउथ चाइना सी में जो भी डिस्ट्रप्शन मची हुई है उसके चलते, और फिर रेड सी है ही। चलो ठीक है, अंकटैट की रिपोर्ट आई थी, क्या था? ग्लोबल ट्रेड अपडेट, जिसमें 3% की बात की गई थी। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इनकी भी एक आई थी, डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेट डेथ। किसकी रिपोर्ट थी? IOM, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। क्या था रिपोर्ट का नाम?
डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेटिंग डेथ, जिसमें बात कही गई थी कि 1/3 जो भी डेथ हो रहा है माइग्रेशन के चलते, जो भी माइग्रेशन हो रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट एरिया से आ रहे हैं, और 2/3 जो भी डेथ हो रहा है माइग्रेशन के चलते वो अनआइडेंटिफाइड है, और मेजर कॉज ऑफ डेथ बताया गया था ड्राउनिंग, सफोकेशन। ठीक है, ये रिपोर्ट किसकी थी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेशन डेथ। और यूएनईपी ने WRAP के साथ, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी किया था, फूड वेस्टेज इंडेक्स रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि ग्लोबली 1.5 बिलियन टन का फूड वेस्टेज जनरेट हो रहा है, जो कि है 132 मतलब 132 kg पर कैपिटा, मतलब हर एक इंसान इतना वेस्ट जनरेट कर रहा है 132 kg, जो कि ग्लोबली है 1.5 बिलियन टन। ठीक है, बहुत ज्यादा है। इसमें इनएडिबल पार्ट्स भी डेवलप है। किसने कहा? यूएनईपी ने WRAP के साथ मिलकर कहा। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, कला कड्डल हाल ही में न्यूज में देखा गया है, क्या है ये? कला कड्डल हाल ही में न्यूज में देखा गया है, क्या है ये? ये है कोस्टल फ्लडिंग कॉज्ड बाय स्वेल वेव, उफनती लहरों के कारण तटीय बाढ़। क्या होता है? बहुत अच्छी सी समझ आई हुई थी आपके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में इंडियन एक्सप्रेस के। ठीक है, क्या है ये कला कड्डल, जिसको हम स्वेल वेव भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है केरला के मछुआरे वो इस स्वेल वेव को कला कड्डल भी कहते हैं, और साइंटिफिक कम्युनिटी में भी इस वर्ड को एक्सेप्ट किया है। तो ये सिर्फ एक लोकल वर्ड नहीं है, साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा एक्सेप्टेड वर्ड है। याद रखना क्या है ये? स्वेल वेव है। स्वेल वेव क्या होता है? नॉर्मल ओशन वेव होता है। ठीक है, तो ओशन वेव क्या होता है? एक जगह से उठता है, लहरता है, फिर बंद हो जाता है। पर ये स्वेल वेव होता है ना, ये 1000 किलोमीटर तक चलता है, और जैसे हरिकेन्स वगैरह होता है तो इनसे बहुत सारी एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी को लेता है और अपने पास रखता है, और बहुत ही लंबी दूरी तक तय करता है, जिसके चलते क्या होता है कि कोस्टल एरिया में बहुत ही ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिलती है, जिसके चलते आज के टाइम में देखा जा रहा है कि केरला में फ्लड आ रहा है। किसके चलते? स्वेल वेव के चलते आ रहा है। और क्या होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ ओशन वेव है। ठीक है, जो जनरेट होता है बहुत सारे फैक्टर्स लाइक हरिकेन्स हो गया, या फिर अगर अर्थक्वेक हो गया, या फिर सुनामी हो गया, इन सब के द्वारा क्या स्वेल वेव, जिसको लोकल भाषा में कलकड्डल भी कहते हैं। चलो, AI सुपर कंप्यूटर स्टारगेट, ठीक है, बोला गया है बनाएंगे 2028 तक। स्टारगेट किसने कहा? माइक्रोसॉफ्ट ने कहा। उसके अलावा वायरल डिजीज केस इंक्रीज इन केरला, कौन सा डिजीज था? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मम्प्स पैरामिक्सोवायरस से फैल रहा था, जिसमें बच्चों की जो पैराटॉइड ग्लैंड होती है, बच्चों में ज्यादा देखा गया। इसमें क्या होता है? पैराटॉइड ग्लैंड जो होता है वो स्वेल कर जाता है, और सिवियर केसेस में ब्रेन की भी स्वेलिंग देखी जा रही है। ये जो केसेस है केरला में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। क्या नाम था? मम्प्स वायरल डिजीज है। फिर AI विथ इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ AI, ये क्या है? न्यूयॉर्क बेस्ड रिसर्च लैब है, जिसने AI बनाया है जो आपसे इमोशनल बातें करेगा। किसने बनाया है? न्यूयॉर्क बेस्ड लैब, ह्यूम ने। ठीक है, चलो हो गया आज का सेशन डन। तो ये था आज का सेशन। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग रहेगा तो आके कमेंट में मत बोलना कि ये हो गई थी। आप एक एस्पिरेंट हो, मैं इतना समझ सकती हूँ कि आप समझ जाओगे कि हाँ ठीक है, ये ह्यूमन एरर के चलते हो गया था, उसको आके पॉइंट आउट नहीं करना। उसके अलावा अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी सी हो या बड़ी सी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत आराम से मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, और नेक्स्ट डे कोशिश करती हूँ कि उसका रिप्लाई दे दूँ, या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम आता है, जो मुझे पता चलता है, मैं उसको जरूर करती हूँ कोशिश कि वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो, तो ये था आज का सेशन। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए पढ़ते रहो और ख्याल रखो।